नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। साथ में हम इसमें बताएंगे परास क्या होता है, इसे हम रेंज बोलते हैं, और बताएंगे दाब क्या होता है। ये 5 चीज़ें हम बताएंगे आज इस टॉपिक में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कार्य। कार्य क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन। इसे समझ लीजिए ऐसे ही, मतलब किसी भी वस्तु पर बल लगाने से उसे बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। अगर हम उसे ज़्यादा दूर तक विस्थापित कर पाएंगे तो वह अधिक कार्य कहलाएगा, और अगर आप उसे बल लगाकर विस्थापित नहीं कर पाए तो कार्य शून्य कहलाएगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर देना उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बात करें तो शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो शक्ति अथवा सामर्थ्य की बात करूं तो क्या होती है? तो किसी मशीन या कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी कोई आपके यहाँ मशीन हो, ट्रॉली हो, या आप कहें तो आपके यहाँ पानी की मोटर होगी, उसको होता है कि 5 हॉर्स पावर की है, या ये 7 हॉर्स पावर का इंजन है। तो वो जो हॉर्स पावर है ना, वो उसकी कार्य करने की क्षमता है, वो उसकी सामर्थ्य है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल, या आप कह सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य हो तो वह मात्रक जो है वो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कहलाता है, 1 वाट के बराबर। अश्व शक्ति में कितना होता है? तो 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। सही है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, कि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य में 0.05 से लेकर के 0.1 अश्व शक्ति तक सामर्थ्य होता है किसी एक साधारण इंसान में। ये आपको मुझे यहाँ पे बताना जरूरी था। आगे पॉइंट है ऊर्जा क्या होती है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। जैसे किसी बंदूक द्वारा चलाई गई गोली, वह जो गोली चली है उसकी ऊर्जा है वो। सही है। तो इसका एग्जाम्पल है कि किसी वस्तु में कार्य करने की जो भी क्षमता होती है वह उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। अगला है हमारा गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो उसमें हम पहले बताएंगे गतिज ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता है वह गतिज ऊर्जा है, उसी को गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम। ठीक है। अगला है गतिज ऊर्जा के बाद है स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब ये कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति या स्थिरता के कारण उस वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है वह कहलाती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा में ना कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो अलग अलग हैं। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मतलब इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो स्थितिज ऊर्जा है इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये है कि किसी वस्तु को एक विशेष ऊंचाई तक ले जाकर उसे रोकने की जो क्षमता है ना, वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि उसे जितनी ऊंचाई तक उठाने के लिए जो ताकत लगी है वो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे ऊपर ले जाने में। जैसे अगर हम किसी चीज़ को 11.1 किलोमीटर या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दें तो वो गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके यहाँ से पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। ये है रफ्तार, मतलब इसे तोड़ने की, मतलब गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने की। तो ये जो ऊर्जा हुई ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि वह जो क्षमता है, जो शक्ति है, वह उसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठाने में मदद कर रही है। या आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि लोहार का हथौड़ा। तो लोहार का हथौड़ा जितना ऊंचा उठा करके मारा जाएगा उतनी क्षमता, उतनी उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। सही है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप है mgh। ठीक है। g फॉर गुरुत्वाकर्षण बल, h फॉर हाइट और m फॉर मास, द्रव्यमान, गुणा g बराबर 9.8 न्यूटन मीटर इंटू h, मतलब उसकी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तक उसे उठाया गया है। ये उसकी माप का फॉर्मूला है। अगला है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर हम एक घड़ी में चाबी भर दें तो उसके अंदर की स्प्रिंग लगी होती है जो दब जाती है या कंप्रेस्ड हो जाती है, और कंप्रेस होने के कारण घड़ी कार्य करना
शुरू कर देती है, क्योंकि वह अपनी एक विकृत स्थिति में आने के पश्चात विकृत विशेष स्थिति में आकर के एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे घड़ी घूमने लगती है और हमें वक्त दिखाने लगती है। तो ये उसकी जो है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक खिंचाव के कारण जो ऊर्जा पैदा हुई वह है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। मतलब उसकी स्थिति बदल गई, एक जगह पे स्थित है, प्रत्यास्थ हो गई, वो खिंच गई है, कंप्रेस्ड हो गई है या विकृत हो गई है, उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला है स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो स्थित वैद्युत ऊर्जा जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि आप सही से जरा पढ़िए, मैं लिखा है इसलिए कि वैद्युत आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। आकर्षित का मतलब होता है एक तरफ आकर्षित होना, खींचना, मतलब मैग्नेट रख दें तो इसकी तरफ आकर्षित होना, इसकी तरफ खींचना, इसको बोलते हैं आकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब विपरीत दिशा में जाना, उसे बोलते हैं प्रतिकर्षित। अगर आप मैग्नेट के दो हिस्से तोड़ दें जो जुड़ी हुई थी और आप उसको सामने लेके जाएं तो दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रतिकर्षित, दूर फेंक देती है, इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो कायदे में कह रहे हैं कि विद्युत आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। तो इन आवेशों के निकाय में, निकाय का मतलब है सिस्टम ऑफ चार्जेस, इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ चार्जेस। चार्ज मतलब निकाय में स्थितिज ऊर्जा होती है। वो जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसे ही कहते हैं स्थिर वैद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसे ही। अगला है हमारा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की बात करो तो कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान आवेश अथवा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे कहते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे पंखा, फैन, जब हम उसके अंदर एक धारा प्रवाह करते हैं तो उसकी जो अंदर मैग्नेट होती है जो हमने बनाई है उसके अंदर एक पावर उत्पन्न होती है, ताकत उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि पंखा घूमने लगता है। ये कहलाती है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि चुंबक के कारण ऐसा हुआ। या आप कहें कि अगर आप जनरेटर को घुमाते हैं तो उसके डायनोमा जिस जगह पे है, जब वो घूमना शुरू होता है तो अंदर एक मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होता है और मैग्नेट फील्ड से एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और चुंबकीय फ्लक्स के लगातार परिवर्तन होने के कारण एक बिजली, जिसे हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, वो तैयार होती है और वो हमें विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड कराता है जनरेटर, इस तरह से। तो वो भी एक तरह की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है। वो शुरू उसी तरह से हुई है, तरीका उसका वही है। जैसा कि कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में, वो चुंबकीय क्षेत्र बन गया ना जब आपने उसमें धारा प्रवाह किया तो स्थित या गतिमान आवेश, उसके अंदर या तो आवेश वो स्थित हो या वो चल रहा हो। जब हम ऊर्जा प्रवाह करते हैं तो ऊर्जा चलती है, तो उससे जो धारा प्रवाही चालक है उसके अंदर जो धारा प्रवाह हो रही है, जो चालक है उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है, तो चुंबकीय बल जब लगता है तो पंखे को घुमा देती है, फॉरवर्ड कर देती है आगे, इस कारण से पंखा लगातार घूमने लगता है। तो ये जो कार्य करने की क्षमता उसमें पैदा हुई, ठीक है ना, बल के कारण जो क्षमता पैदा हुई कार्य करने की, पंखा घूमने की, ये कहलाती है उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। अगला है हमारा परास, रेंज क्या होता है। रेंज जैसे कि हम कहते हैं कि हाँ जी, अगर आपको समझ में आएगी, जितने लोग हैं हाँ जी गोली चलाते हैं बंदूक से, तो बंदूक की रेंज 100 मीटर है ना, 100 मीटर बताई जाती है, इसकी रेंज 100 मीटर है। तो रेंज को हिंदी में बोलते हैं परास, इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। इसका मतलब ये है कि प्रक्षेपण Q से P तक की दूरी को परास कहते हैं। समझ रहे हैं, प्रक्षेपण Q यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेकर के और मैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ एक गोला फेंक देता हूँ और वो अगर 12 फीट की दूरी पर जाकर के गिरता है तो वह मेरी परास या वह मेरी रेंज है, मैं उसे इतनी दूर तक ही फेंक सकता हूँ। ठीक है, परास अत्यधिक प्राप्त करने के लिए अगर 45 अंश का कोण बनाया जाए तो सर्वाधिक दूरी पर जाकर गिरती है वो वस्तु। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ यहाँ परास का। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई बंदर किसी दूर पेड़ पर लटका हुआ है और आप उससे निशाना लगाकर गोली चलाएं तो गोली छूटने के पश्चात अगर बंदर वहीं लटका रहा तो वो गोली उसको नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर बंदर वहां से गिर गया और आपने गोली चला दी तो वो गोली उस बंदर को लग जाएगी। उसका कारण ये है कि जब हम कोई गोली लॉन्च करते हैं, चलाते हैं,
तो जिस एम को लेकर के चलाते हैं वो उस जगह नहीं लगती है, उससे नीचे आ जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उस पर भी कार्य कर रहा होता है, प्लस एक फोर्स जो हवा का घर्षण है वो उसे मंदी कर रहा होता है। ऐसे बहुत सारे बाह्य कारक हैं जो उसकी दिशा और दशा बदलने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। सही है। तो इस कारण से परास को कहा जाता है कि अगर 45 डिग्री का कोण बना करके किसी वस्तु को लॉन्च किया जाए, फेंका जाए, तो वह वस्तु सर्वाधिक दूर जाती है, उसी को उसकी रेंज बोलते हैं। ठीक है। थीटा बराबर यहाँ पे 45 डिग्री होना चाहिए। थीटा मतलब कोण। अगला इसका दाब क्या होता है, दाब या प्रेशर। तो किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल दाब या प्रेशर कहलाता है। किसी भी वस्तु पर लंबवत मतलब उस पर दबाव हो, किसी भी तरफ से लंबवत जो बल लगे वह उसका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर भी कई तरह का है, जैसे वायुमंडलीय दाब है, या आपको बताऊं तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब है ना। प्रेशर कुकर के दाब की खास बात यह है कि कहा जाता है कि जब उसमें दाब बढ़ जाता है तो जो उसका क्वथनांक है वो 100 डिग्री से लेकर के 125 डिग्री हो जाता है। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, जल का, वो 125 डिग्री हो जाता है। मतलब क्वथनांक पे या गलनांक पे दाब का प्रभाव पड़ता है। अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो गलनांक कम हो जाता है, और दाब बढ़ा दिया जाए तो क्वथनांक अधिक हो जाता है। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आप बर्फ़ को दबा दें, प्रेशराइज्ड कर दें, तो वो देर में पिघलेगी। अगर आप पानी को, जल को दबा दें, प्रेशराइज्ड कर दें, तो अधिक ऊंचाई पे जाकर गर्म होगा, अधिक ऊंचाई पे जाकर बॉयल होगा। पर उसकी जो ऊर्जा होगी, जो उसके अंदर ऊर्जा है, वो आंतरिक ऊर्जा उसकी अधिक हो जाएगी। इसी कारण से होता यह है कि जब हम खाना पकाते हैं नीचे ज़मीनी इलाकों में तो हमारा खाना आसानी से पक जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दाब कम होने के कारण वहाँ पर खाना देरी से पकता है। दूसरा एग्जाम्पल है गोताखोरों द्वारा। अगर गोताखोरी करें, नीचे जाएं और 60 मीटर जाकर के एकदम ऊपर आ जाएं, तो उसकी मौत हो जाएगी एक भयंकर दर्द के कारण। क्योंकि होता ऐसा है कि जब नीचे जाने हैं तो ज़्यादा गहराई में जाने से नाइट्रोजन बॉडी में मिल जाती है, और बॉडी में अधिक हो जाने के कारण जब वो वापस आता है तो जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलने से उसके अंदर बुलबुले निकलते हैं ना, उसी तरह के बुलबुले शरीर के अंदर से निकलते हैं और दर्द महसूस होने के कारण गोताखोर की मौत हो जाती है। इसलिए गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिश्रण का सिलेंडर लेकर के जाता है। दूसरा, कोई भी गोताखोर 60 मीटर से ज़्यादा गहरा गोता नहीं लगाता है, क्योंकि 10.3 मीटर पे जाकर के 1 ATM दाब बढ़ जाता है। पानी के अंदर जो दाब मापा जाता है ATM में मापा जाता है, और जब 60 मीटर चला जाता है तो 7 ATM का दाब होता है, जो सर्वाधिक होता है। इतना ही एक गोताखोर, एक साधारण आदमी झेल सकता है। लेकिन अगर वह बाहर आए तो उसके शरीर में, उसके अंदर जो गैस घुल गई है बॉडी के अंदर, वो ऊपर आकर के बुलबुले के रूप में बहुत जल्दी से निकलना शुरू करेगी बाहर बॉडी से, क्योंकि ब्लड के रक्त के अंदर वो घुल जाती है, जिस कारण से गोताखोर की मौत हो जाती है। तो ये बातें थी दाब से संबंधित। इसी तरह से वायुमंडलीय दाब होता है कि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुमंडल का दाब घटता जाता है। यह है वायुमंडल दाब की बात। तो आज के लिए हमारे पास फिजिक्स का संबंधित इतना ही टॉपिक था, जो कि इम्पॉर्टेंट था। कुछ जैसे कि अभी तक परिभाषाएं चल रही हैं ना, तो ये आप इन्हें याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, अगर आपको बेसिक नॉलेज हो ना, बस इनका कंसेप्ट पता हो, तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप आराम से इसे समझ सकें। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो नमस्कार।